नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है ज्योतिष से जुड़े हुए रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। हमेशा हम बात करते हैं त्रिभाव की, यानी कि 6, 8, 12 घरों की, लेकिन आज बात करेंगे त्रिकोण की। त्रिकोण का क्या महत्व होता है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर साहब, हम हमेशा बात करते हैं त्रिभाव की, यानी कि कुंडली के 6, 8, 12 घरों की, लेकिन आज बात करेंगे हम त्रिकोण की, यानी कि लग्नेश की, पंचमेश की और नवमेश की। इसका क्या महत्व है? क्या त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह राजयोग बनाते हैं? क्या प्रोफेसर साहब ये बात सत्य है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की त्रिकोण की, यानी कि लगन, पंचमेश और नवमेश। ये एपिसोड लंबा होने वाला है और इस एपिसोड से कम 20% ज्योतिष आपको आ जाएगी। जो ज्योतिष नहीं जानते अपनी अपनी कुंडलियाँ खोल लीजिए और बहुत ध्यान से देखिए जो मैं बात बोलने वाला हूँ। कुंडलियों में देखिए और अपने साथ घटित होता हुआ देखिए, क्योंकि ये एपिसोड हमारा, मेरे ख्याल में हमारे 800 के करीब एपिसोड होने वाले हैं। 700 कुछ एपिसोड हो चुके हैं और ये एपिसोड मैंने कभी नहीं किया। आज पहली दफ़ा हम बात कर रहे हैं त्रिकोण की। त्रिकोण, शेफाली जी ने पूछा क्या है? लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, यानी कि पहला घर, पंचम घर और नौवां घर। अगर कहीं ये पंचम घर और नौवां घर और लग्नेश तीनों घरों के मालिक एक जगह बैठे हों, राजयोग बिल्कुल बनाते हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? छठे हाउस का मालिक, 8 हाउस का मालिक और 12वें हाउस का मालिक अगर कहीं बुरे घर के मालिक बुरे घरों में आ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए। तो राजयोग कैसे बनता है? त्रिकोणों के मालिक अगर इकट्ठे बैठ जाए अच्छे घर में तो राजयोग बनता है। जैसे कि मेरा भी लगन का मालिक लगन में है, पंचम का मालिक भी लगन में है, 9वें घर का मालिक भी लगन में है, तो राजयोग बना दिया। तो राजयोग हर एक की कुंडली में होता है। कई दफ़ा तो लक्ष्मी योग होता है, महालक्ष्मी योग होता है और गज केसरी योग होता है, बुध आदित्य योग होते हैं। ये मैंने योग ये बता रहा हूँ जो अच्छे होते हैं। अच्छे अच्छे योग भी होते हैं जो कि इंसान को राज करवाते हैं। तो कुंडली में अगर कहीं लगन का मालिक, पंचम का मालिक और 9वें घर का मालिक अच्छे घरों में, यानी कि पंचम का मालिक, 9वें घर का मालिक और लगन का मालिक 1, 5, 9 के ग्रह पंचम घर में आ जाए, 9वें घर में आ जाएं और तीनों के तीनों लगन में आ जाएं तो राजयोग बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये एपिसोड बहुत बारीकी में बताने वाला हूँ मैं। मान लीजिए आपका मेष लगन है तो पहले घर का मालिक हुआ मंगल और अष्टम घर का मालिक भी मंगल हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, इस बात को आपने बहुत दिमाग में बिठा लेना है अच्छे ढंग से। यानी कि मंगल आपका लगन का मालिक हो गया और अष्टम घर का मालिक हो गया। लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, कहते हैं प्राशर ज्योतिष। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कहीं लगन का मालिक अष्टम घर में बैठ जाए अपनी राशि में तो उसको दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। वो वैसा का वैसा ही पैतृक संपत्ति का मालिक होता है इंसान। बहुत ध्यान सुनिए, अगर कहीं मंगल छठे हाउस में बैठ जाए, मंगल 8 हाउस में बैठ जाए, मंगल 12वें घर में बैठ जाए तो आप मूंगा स्टोन धारण कर सकते हो। कई लोग कहते हैं मेरा मंगल तो 12वें घर में बैठा हुआ है तो मैं तो मूंगा नहीं डाल सकता। अरे भाई, लगन का मालिक है मंगल, तो इसलिए आप लगन के स्टोन डाल सकते हो जो कि लगन की दूसरी राशि चाहे कहीं बैठी हो, लगन का मालिक चाहे कहीं भी बैठा हो। बहुत ध्यान सुने, मैंने बोला कि 20% ज्योतिष आ जाएगी अगर इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखोगे और सुनोगे।
पंचम घर का मालिक आ गया आपका सूर्यदेव, उसकी एक ही राशि होती है। मान लीजिए आपका वृष लगन होता, तो वृष लगन में दूसरे घर का मालिक बन गया बुध और पंचम घर का मालिक बन गया बुध। पंचम घर का मालिक यानी कि बुध बना। बुध आपका चाहे छठे में बैठा, चाहे 8 में बैठा, चाहे 12वें घर, बुध कहीं भी बैठा है, बुध आपकी कुंडली में वृष लगन में अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक राशि मार्केश में पड़ी है। मार्केश यानी कि दूसरा घर जो होता है वो मार्केश होता है। पंचम घर होता है लकी। आपके लिए लकी घर कौन सा है? पंचम, यानी कि जिससे हम लॉटरी निकालते हैं, मेरी लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मुझे कहते हैं कि ट्रेडिंग में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जुआ, लॉटरी, प्यार और पढ़ाई, ये सब कुछ पंचम घर से देखा जाता है, आपकी औलाद भी। तो पंचम घर का मालिक अगर बुध है, वो कहीं भी बैठा हुआ है, उसकी दूसरी राशि मार्केश है, तो मार्केश नहीं माना जाएगा बुध। बहुत ध्यान से सुनिए, हम कहते दूसरे घर का मालिक तो मार्केश होता है। अगर दूसरे घर का मालिक कहीं त्रिकोण का मालिक साथ में बन जाए, यानी कि वो पंचम घर का मालिक भी साथ में हो दूसरी राशि, या 9वें घर में बैठी हो दूसरी राशि, तो इसका ये मतलब है वो मार्केश नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो उस राशि के ऊपर आधार रहता है कि उसकी दूसरी राशि अगर अच्छी बैठी है। अगर कहीं पंचम घर में 2 राशियां होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि शुक्र की राशि आ गई पंचम घर में, तो 2 नंबर राशि का मालिक हो गया आपका शुक्र, पंचम घर में बैठा हुआ है, तो उसकी दूसरी राशि 10वें घर में आती है, तुला राशि। तो जब तुला राशि दूसरी 10वें घर में आ गई तो 10वां घर भी अच्छा नहीं होता। पहले ये जानिए, कहते हैं ना केंद्र में सबसे अच्छा केंद्र कौन होता है? त्रिकोणों में सबसे अच्छी त्रिकोण कौन सी होती है? अगर कहीं लगन का मालिक 10वें घर में आ जाए तो सेहत खराब ही रहती है। लगन का मालिक 11वें घर में आ जाए, कहते लाभ स्थान में बैठा हुआ है, पैसा बहुत आएगा लेकिन सेहत खराब ही रहेगी। ये एपिसोड छोड़ने वाला नहीं है, ज्योतिषियों के लिए खासकर बहुत अच्छा है, और जो नई ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा होगा ही होगा। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की बात करूंगा आज, और बताऊंगा कि अगर कहीं मान लीजिए आपका मेष लगन है, शनि की महादशा आ गई, तो कुछ पंडित कहते हैं ओए होए तेरा तो शनि बहुत खराब है। वाकई में खराब है भाई। 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक शनि देव बनते हैं। बहुत ध्यान सुनिए, 11वां घर आय का होता है, अचानक लाभ का, आय का हमारी कहते हैं आय कितनी बड़ी कम हुई, ये 11वें घर से देखा जाता है। 10वें घर से आपका कर्म देखा जाता है कि आपका कर्म कैसा रहेगा। अगर कहीं शनि की महादशा आ जाए, मेष लगन हो, ज़्यादातर 90% पंडित ज्योतिषी कहते हैं अरे अरे नीलम डलवा दो इसको, ये दशा आ गई शनि की, अब शनि इसको फल देगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसकी दशा आ गई, आप उसका स्टोन डाल देते हो। हालांकि आपको सहारा लेना चाहिए सूर्य का, आपको सहारा लेना चाहिए मंगल का। शनि की महादशा आ गई तो शनि मंगल से डरता है भाई, उसके बराबर का ग्रह है। आपको सहारा लेना चाहिए गुरु का, लेकिन आप शनि का ही स्टोन डालकर बैठ जाते हो। जिसकी महादशा आती है उसका स्टोन डाल के बैठ जाते हो। तो ये सरासर गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। त्रिकोणों के मालिक ही धारण करने चाहिए, त्रिकोण का मालिक। जैसे कि मैंने बोला कि आपका मेष लगन है, मेष लगन यानी कि अगर शनि की महादशा आ गई आपको और आपको शनि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप क्या करोगे? मंगल को स्ट्रॉन्ग करोगे, शहद चाट के सुबह सुबह घर से निकलोगे, थोड़ा सा रोटी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चखोगे, तो उससे आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्टोन धारण नहीं कर सकते, खाने पीने में उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि दुश्मन आपके सामने ना खड़ा हो सके, यानी कि शनिदेव खड़ा ना हो सके। तो आप उसका स्टोन धारण करके आप अपने आप को कमज़ोर बना लेते हो। देखिए, ज्योतिष हमारी कब फेल होती है? जब हम अच्छे ढंग से ज्योतिष को नहीं जानते। पंचम घर क्या होता है?
पंचम घर आपकी औलाद है। कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा घर है वो है पंचम घर, यानी कुंडली में सबसे अच्छा घर पंचम घर होता है। चलो जी ठीक है, मान लेते हैं पंचम घर। सभी किताबों में ये लिखा हुआ है, पराशर ज्योतिष में ये लिखा हुआ है, लाल किताब में ये लिखा हुआ है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये लिखा हुआ है, पंचम घर बहुत अच्छा होता है। अब मैं बताता हूँ पंचम घर कैसे अच्छा होता है। आप बोलोगे वाकई में? मैं बोलता हूँ सबसे बुरा घर ही पंचम घर होता है। इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर देता है पंचम घर के पीछे। बहुत ध्यान सुनिए, जब बच्चा खेलने कूदने वाला भी होता ही है, माँ बाप बोलते हैं चलो पढ़ने डालते हैं, तंग करता है, घर में शरारता करता है, तो आप 3-4 साल 5 साल के होते हो स्कूल पढ़ना शुरू कर देते हो, यानी कि पंचम घर पढ़ाई का। कहते अकल आएगी, तो बच्चा BA करता है, +2 करता है, 10वीं करता है, फिर उसके बाद कहता है कि अब मैं यंग हो जाता है तो लड़की ढूंढता है, कहता है मेरे को प्यार मिल जाए। जब वो प्यार करता है तो मैरिज हो जाती है, मैरिज होने के बाद बच्चा आ जाता है, वो भी पंचम घर से आता है। फिर बच्चे की पढ़ाई के पीछे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, वो भी पंचम घर से। हालांकि पिछला जन्म भी पंचम घर ही होता है। इंसान पूरी ज़िंदगी पंचम घर के पीछे डालता है। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसका पोता आता है, वो भी कहते हैं पंचम घर, क्योंकि औलाद को फिर उसको खिलाता है, कूदता है, फिर उसके पीछे पीछे शरारता। यानी कि पंचम घर किसका होता है? आपके मनोरंजन का। लेकिन कहते हैं कि मनोरंजन का घर तो आपका दूसरा घर और 11वां घर भी होता है, लेकिन पंचम घर जिसके पीछे पूरी ज़िंदगी आप लगा देते हो, पूरी लाइफ पंचम घर के पीछे। हालांकि लगानी चाहिए 9वें घर के पीछे। 9वां घर किसका होता है? भक्ति का, हायर एजुकेशन, हायर ज्ञान का। 9वां घर ज्ञान का, धर्म का, कर्म का, यानी कि धर्म के काम जो करते हैं वो 9वें घर से आते हैं। तीर्थ यात्रा करते हो वो 9वें घर से आती है। ज्ञान मिलता है, यानी कि जैसे मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ, भगवत पुराण पढ़ता हूँ, ये जो ज्ञान लेता हूँ ये 9वें घर से आता है। हायर एजुकेशन 9वें घर से आती है, जो आपको ज्ञान के रास्ते पे चलाती है। जो आपको जॉब मिलती है प्रोफेशनल स्टडी से, वो आपको कहाँ से आती है? 9वें घर से। इंसान को 9वें घर का सहारा लेना चाहिए, लेता है पंचम घर का सहारा, जिसके पीछे लाइफ ख़राब कर देता है और मर जाता है, फिर नरक भोगता है, फिर नरक में योनि में आता है, फिर इस ज़मीन पे आता है। यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अच्छे होते हैं, इसी के पीछे ज़िंदगी खराब कर लेता है। लेकिन अगर इन तीनों का मेल हो जाए कुंडली में, लग्नेश पहले घर का मालिक अगर मंगल, यानी कि मेष लग्न की बात की, अब मैंने वृष लग्न की बात नहीं की, मंगल, सूर्य और गुरु, 9वें घर में 9 नंबर राशि आ जाती है गुरु की, तो 12वें घर में भी गुरु की राशि आ गई। गुरु बैठ गया 8 हाउस में। बहुत ध्यान सुनने वाली बात। अब 9वें घर में गुरु की राशि और 12वें घर में गुरु की राशि, गुरु बैठा हुआ है 8 हाउस में। तो कुछ ज़्यादातर 99 पंडित पुरोहित ये बोलेंगे अरे भाई पुखराज कभी नहीं डालना, 12वें घर का मालिक है, आपको दंड देगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और बैठा हुआ है 8 हाउस में। मैं फिर बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। 9वें घर में अगर कोई भी राशि बैठी है, उसकी दूसरी राशि कहीं भी बैठी हो, चाहे छठे हाउस में, चाहे 12वें हाउस में, चाहे दूसरे हाउस में मार्केट, चाहे त्रिग भावों में, दूसरी राशि कहीं भी बैठी हो, वो मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपका नवमेश। यानी कि 9वें घर में अगर कहीं गुरु की राशि आ गई तो पुखराज डाल देते हो, अक्खा मीच के डालिए आंखें बंद करके, तो देखिए आपका जीवन कैसे संवरता है। जैसे कि कहते हैं शेफाली जी, मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए रोकूंगा, अगर आप पीले रंग का धागा ही डाल लेते हो तब भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर हल्दी की गांठ ही पीले कपड़े में बांध कर डाल लेते हो तब भी बेनिफिट मिलता है। तो हमको पता नहीं इस चीज़ का, लेकिन हम भटक जाते हैं ज्योतिषियों के पीछे, हम भटक जाते हैं ज्ञान से। हमारा एक एपिसोड ऐसा है, देर जरूर हो जाती है। आज मैं एपिसोड 15 दिन के बाद कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा पिछला एपिसोड मेरा कब हुआ था, दीपावली से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आया होगा। तो समय नहीं मिलता, दिल करता था अभी 2-4 दिन अब बाहर चले जाऊँ। 2-4 दिन के लिए बाहर चला गया था घूमने के लिए। घूमने का मतलब ये नहीं कि मैं घूम रहा था, मैं शांति लेने गया था कुछ पहाड़ियों में, तभी मैं लेट हो गया। नहीं तो एपिसोड मैं करता रहता हूँ।
2-4 दिन मैं वहाँ गया था, क्योंकि जब मैं कभी यहाँ समाज से या आपके बोझ बहुत ज़्यादा उपाय होते हैं, कई दफ़ा हमारा सिर भारी हो जाता है काम कर कर के, तो रिलैक्स होने के लिए, मेडिटेशन के लिए मैं बाहर निकल जाता हूँ 2-4 दिन के लिए। तभी हमारा एपिसोड लेट हुआ। आप बोलते हो ना प्रोफेसर साहब जल्दी एपिसोड नहीं करते, एक तो मैं बिज़ी बहुत होता हूँ, दूसरा अपने मन को शांत नहीं रखूँगा तो आपके लिए ज्ञान कहाँ से लेकर आऊँगा। हाँ जी शिफाली जी, कुछ बोलने रहे। प्रोफेसर साहब, राजयोग और विपरीत राजयोग के बारे में मैं जानना चाहूँगी। जैसे कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के अगर ग्रह जो हो इकट्ठे हों, हम कह देते हैं कि राजयोग है। अगर विपरीत राजयोग है, क्या 6, 8, 12 घरों के, आपने अभी समझाया है कि अगर ये भी एक घर से दूसरे घर में हो या इन तीनों का मेल हो रहा हो तो हम कह देते हैं विपरीत राजयोग। राजयोग और विपरीत राजयोग में अंतर क्या है और इन दोनों में से किसका अच्छा फल मिलता है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने पूछा विपरीत राजयोग अच्छा होता है या राजयोग अच्छा होता है। इन दोनों का क्या फल मिलता है, यानी कि दोनों का फल एक समान मिलता है और कैसे मिलता है। शिफाली जी का मतलब यही था पूछने का, और मैं आपको बारीकी में बताता हूँ। राजयोग वो होता है जो इंसान अपने कर्म से, कमाई से अपने सुखों को लेता है, यानी कि अपने कर्म से राजयोग मिल गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने अब मेहनत की। जैसे कि कुछ लोग मेरे को भी बोल देते हैं प्रोफेसर साहब आप तो दुनिया की हर चीज़ है आपके पास, खुश है, सब कुछ है, तो ये सब कुछ कैसे? अगर मैं आज से 15 साल पहले की बात करूं तो मेरे पास कुछ नहीं था। कर्म से सुबह रोज़ 4 बजे उठना, हर रोज़ रात को 9 बजे 8:30 से लेकर 9 के बीच में सोना, फ़ोन स्विच ऑफ करने, सुबह हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे प्रकृति को देने, अपने कर्म खुद करने, अपना हाथों से काम करना। अभी तक गाड़ी खुद साफ़ करता हूँ मैं अपनी, यानी कि कुछ आस पड़ोस वाले कहते प्रोफेसर साहब आप क्यों इतनी मेहनत करते हो, गाड़ी कोई और साफ़ कर लेगा। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मेरा जिम जो है ये है, मैं अपना जिम घर में ही लगाता हूँ गाड़ी को साफ़ कर कर। तो ये नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार इसका आप कोई किसी और को लगा दो और इसके बदले में कुछ और ज्ञान की बातें कर लो, कुछ और सीख लो। हाँ, ये भी हो सकता था, लेकिन अगर आप अपना सेहत ठीक नहीं करोगे, सेहत ठीक करने के लिए आपको अपनी कैलोरीज बाहर निकालनी पड़ेगी। मैं खा लूँ, खाता रहूँ, बैठा रहूँ, खाता रहूँ, बैठा रहूँ, दिमाग खर्च करता रहूँ, बाल झड़ जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएगी, ऐनक मोटी सी लग जाएगी और बाल सब झड़ जाएंगे जो थोड़े मोटे बचे हैं मेरे, और स्किन कमज़ोर हो जाएगी, पेट मोटा हो जाएगा, ऐसे लगेगा पता नहीं कैसे जैसे फ्री की खाना खा रहा हो बैठ के। तो कैलोरीज बाहर निकालनी बहुत ज़रूरी है। 50 साल की एज के करीब हूँ मैं, तो अपना काम खुद करता हूँ, मेहनत करता हूँ, इसलिए ऐसे दिखता हूँ आपको, नहीं तो बहुत मोटा हो जाऊँ। और दूसरी बात, ये मेहनत है मेरी दिन रात भागने की, तभी राजयोग मिला। राजयोग वो इंसान भोगता है जो इंसान कर्म करने के बाद उसको सुख मिलता है। विपरीत राजयोग उसको मिलता है उसका घर वाला, उसका बाप, उसका दादा उसके लिए पैसे छोड़ देता है, कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीछे से उनको इनकम आ जाती है, गड़ा हुआ धन मिल जाता है, पीछे से ज़्यादा थी दादे की वो उसके हिस्से में आ जाती है, और बाप इतनी सारी ज़्यादा छोड़ देता है। उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग, जो बैठे बैठाए मिल गया। तो विपरीत राजयोग कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि विपरीत राजयोग तभी अच्छा नहीं होता, वो वैल्यू नहीं डालता इंसान कि मैंने कौन सा उसने कमाई की है, कि मैंने कौन सा कमाया है, वो उजाड़ता है, उसे पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कितनी कीमत की है और कैसे कमाई जाती है। विपरीत राजयोग पीछे से आता है, राजयोग जो होता है वो कर्म से बनाता है। जिसकी कुंडली में राजयोग है वो इंसान मेहनती होते हैं, अपने हाथों से मेहनत करके अपना राज दरबार खड़ा करते हैं। यही फ़र्क है शिफाली जी। जी बिल्कुल, मैं कहने वाली थी कि अगर आजकल कलयुग है तो फिर प्रोफेसर विपरीत राजयोग ही अच्छा है, क्योंकि बैठे बैठाए मिल रहा है तो क्यों कर्म करने की इच्छा है। अभी आपने हमें पंचम घर को ही अभी आपने बताया अच्छा है, अभी आपने उसको ही बुरा कर दिया। तो 9वां घर जो है अभी आपने बताया कि ये भाग्य का घर है, ये तीर्थ स्थान का या धार्मिक यात्राओं का घर है। तो प्रोफेसर भाग्य जो है वो इंसान का बदल ही नहीं पाता, तो क्या हमें 9वें घर को ठीक करना होगा?
बहुत अच्छा क्वेश्चन शेफाली जी आपने। भाग्य इंसान अपना बदल ही नहीं पाता। मैंने फिर बोला था कि ये जो अपना एपिसोड होने वाला है बहुत अच्छा है, जी। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ इंसान कहता मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं क्या करूं। जी। मैंने कहानी भी बताई थी, तकरीबन 600 कुछ एपिसोड में मैंने कहानी बताई थी। कहता कि तेरा भाग्य सो रखा है। कहता अच्छा सो रखा है, मैं जगाने जा रहा हूँ। वो तकरीबन 35 साल का इंसान हो चुका होता है, सारा दिन घर में पड़ा पड़ा, और कहता जा यार तेरा भाग्य सो रहा है, जा यार तेरा भाग्य सो रहा है। उसको बोलते थे, वो कहता अच्छा भाग्य सो। उसने एक दिन लाठी पकड़ी इतनी बड़ी, चला गया। कहता भाग्य को मैं अभी जगाने जा रहा हूँ। वो चलता गया, रास्ते में बहुत कुछ मिला, सेठ मिला, ये मिला, वो मिला। एक बूढ़ा सो रहा था, उसको लास्ट में जाके बोलता तू तू मेरा भाग्य। कहता हाँ जी, तू सो रहा है ना, अभी उठ जा। कहता उठ गया जी, उठ गया। सोना मत, मैं बहुत दूर से आया हूँ और कई सालों की यात्रा करके आया हूँ। 2-3 साल लग गए बेचारे को। तो चलता गया। जो इंसान चलता है, घर से निकलता है, भाग्य जाग जाता है। और नहीं प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, उसकी कुंडली में राजयोग होगा फिर। नहीं शेफाली, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो 10वां घर कर्म का होता है, बहुत ध्यान सुनिए। तो 10वां घर भाग्य स्थान का धन स्थान बनता है। यानी कि अगर आप कर्म करोगे तो 9वें घर का धन स्थान जाग जाएगा और आपका भाग्य बदल जाएगा। कुछ इंसान कहते हैं कि मेरे को करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। मैं जग बीती ज़्यादा नहीं सुनाता, मैं हमेशा हड बीती बात ही करता हूँ। जब मैं नया लुधियाना में आया तो करने को कुछ नहीं था, तो मैं घर से निकल जाता था सुबह रेडी होकर, वाइट शर्ट डाल के। सुबह से ही मेरी रूटीन थी वाइट शर्ट डालने की। निकल जाता था, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। 10 दिन के बाद भाग्य उदय हो गया। मैं 10 दिन निकलता रहा, घर पे टिका ही नहीं, एक दिन के लिए ही नहीं। तो ये जो बातें होती हैं कर्म की, ये मैंने पहले अपने ऊपर लागू की, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तभी मैं आप सबको बताता हूँ। ऐसे मैं कभी कोई बात नहीं करता जिसके पीछे आधार ना हो। हमेशा हर बात को साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ आपको, इसलिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, ग्रहों को चेंज कर सकते हो अपने कर्म के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं ऐसी ज्योति जगाते रहते हैं, ऐसे माथे टेकते रहते हैं, ऐसी यात्रा करते रहते हैं। होता तो फिर कुछ नहीं। गए थे यात्रा के लिए, पीछे इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो ये कैसे हो गया। फिर आप अच्छा कर्म करने गए थे रात, तो ऐसा कैसे हो गया। जा रहा हूँ जी माथा टेकने के लिए, वहाँ रास्ते में एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, तो ये क्या हो गया भाई। वो तो चला अच्छा काम करने जा रहा था। कुछ इंसान माथा टेक के जाते, रास्ते में मर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है भाई, बताओ मुझे, बता दूं। यही भाग्य का खेल है। तो इस भाग्य को कैसे चेंज कर सकते हो आप, अपने कर्मों के द्वारा। हाँ, धार्मिक स्थान पे तब जाइए जब अपना गुरु ठीक कर लीजिए। पहले गुरु को मनाइए। गुरु को ठीक नहीं किया, दादा को गालियां निकालते रहे, बाप को गालियां निकालते रहे, तो जाके माथे टेकने शुरू कर दिए। अरे जिसने पैदा किया असली भगवान तो वो था, उसको ठीक नहीं किया। दादा को कभी देखा तक नहीं, पास बैठे नहीं, उसका पाँव को हाथ नहीं लगाया, तो गुरु को ठीक नहीं किया। तो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं। क्या अच्छे कर्म होते हैं। पहले अपने घर को सुधारिए। जो घर होता है वो शुक्र और गुरु का होता है। शुक्र खुशियां आती हैं, बच्चा जन्म लेता है, दादा बनता है, गुरु हो जाता है इंसान उसी घर में। तो इसलिए पहले शुक्र और गुरु को ठीक कीजिए, ना कि पहले यात्राएं कीजिए। हाँ, ज्ञान लीजिए, ज्ञान घर में है। अगर माँ की सेवा करते हो, अपने कर्म अच्छे करते हो, तो कर्म का घर जो होता है शेफाली जी, वो धन स्थान होता है 9वें घर का। जी बिल्कुल। तो धन स्थान को जब तक जगाओगे नहीं तो धन नहीं आएगा। तो कर्म का धन तभी आएगा अगर आपकी इनकम बढ़ेगी। कर्म का धन स्थान कौन सा बनता है, आय का। बहुत ध्यान सुनिए। और आय का धन स्थान कौन होता है, चलो बताओ मुझे। 12वां घर आय का धन स्थान बनता है भाई। यानी कि अचानक पैसा मिल गया, बहुत ज़्यादा, आपकी बहुत ज़्यादा वो हो गया, पैसे इनकम बढ़ गई, तो उसका धन स्थान कौन हो गया, खर्च। लेबर आपने रखी नहीं, खर्च आपने किया नहीं, तो कैसा पैसे बढ़े। कुछ इंसान कहते हैं मेरे पास तो इनकम तो है नहीं, मैंने लेबर रख के क्या करनी है भाई। मेरे पास तो इनकम तो है नहीं, मैं बंदा रख के क्या तनख्वाह कहां से दूंगा भाई। समझ नहीं है ना? समझ नहीं है। अरे भाई, आय का धन स्थान बनता है 12वां घर। अगर लड़का रखोगे वो अपने भाग्य का पैसा इकट्ठा करेगा और आपको भी देगा, तेरे को भी देगा।
तो मैं हमेशा ज़िंदगी में बात याद करिए, मैं हड्ड बीती बातें करता हूँ अपनी। मेरे ऑफिस में हमेशा स्टाफ कभी कम नहीं होता, चाहे कोरोना काल था चाहे कोई भी काल था। मैं हमेशा अपना स्टाफ बढ़ा के रखता हूँ, एक आधा स्टाफ एक्स्ट्रा रखता हूँ। वो अपने भाग्य का लेते हैं भाई, मैं कौन होता हूँ देने वाला। इसलिए अपना अगर भाग्य जगाना चाहते हो तो कर्म कीजिए, कर्म का अगर अच्छा करना चाहते हो तो आय को बढ़ाइए, आय का धन स्थान बढ़ाना चाहते हो तो खर्च कीजिए, यानी कि स्टाफ को बढ़ाइए। बहुत सारी बातें हैं, बीच में रह गई, पीछे से सारे आने शुरू हो चुके हैं। अगले एपिसोड में और सारी बातें करेंगे, लेकिन ये एपिसोड त्रिकोणों के मालिक का था। त्रिकोणों के मालिक हमेशा ही अच्छे होते हैं, कर्म करने से त्रिकोणों के मालिक राज योग बनाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमें त्रिकोणों के मालिक के ऊपर कि त्रिकोण होता क्या है, रायोग होता क्या है, विपरीत रायोग होता क्या है। यानी कि अगर हम कर्म करेंगे तभी हमारी कुंडली में रायोग बनेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, जोशियों के पास जाते हैं, हमारी कुंडली में रायोग है, तो जोशी कहता है भाई। लेकिन आज तक किसी जोशी ने ये नहीं बताया कि सिर्फ कर्म करने से जो है वो कुंडली में रायोग बनता भी है और होता भी है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस कर्म का श्रेय आपको ज़रूर ही धन प्राप्त कराएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।